11 मार्च 1989 मिशिगन के हैमिल्टन में रहने वाली ऑन्ड्रिया मिशेल बोमेन नाम की एक 14 साल की लड़की अचानक से एक दिन कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स द्वारा उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि ऑन्ड्रिया अपने कुछ कपड़े और घर में पड़े सारे पैसे लेकर घर से भाग गई है। इधर पुलिस तो उसे ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके मॉम और डैड दोनों डेली अपनी जॉब के बाद उसे रात रात भर ढूंढने में लगे हुए थे। बट अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। कई महीनों तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब ऑन्ड्रिया का कोई क्लू नहीं मिलता कि वो कहां पर है, तो ये केस धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। सबको यही लग रहा था कि ऑन्ड्रिया अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई है और शायद अब वो दोबारा कभी वापस घर ना लौटे। देखते ही देखते अब कई साल बीत जाते हैं और फिर पूरे 31 साल के बाद ऑन्ड्रिया की बॉडी एक बैरल में जमीन के अंदर दफन मिलती है। उसकी बॉडी मिलते ही वो राज भी अब सबके सामने आ चुका था, जो कि पिछले कई सालों से उसी के साथ वहां पर दफन था। आखिर क्या था वो राज और कौन था वो शख्स जिसने इतनी कम उम्र में ही ऑन्ड्रिया से उसके जीने का हक छीन लिया था? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। My name is Surjit and let's talk about today's case, which revolves around Andrea Michelle Bowman. 23rd of June 1974 लुजियाना के न्यू ऑर्लियन में रहने वाली 16 साल की कैथी टर्केनियन एक लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम अलेक्सिस मिरांडा बेजर रखा जाता है। कैथी 2 साल पहले जब वो 14 साल की थी तो वो अपनी माँ के वायलेंट बिहेवियर से तंग आकर घर छोड़कर चली गई थी और अब 16 साल की उम्र में वो एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। इस टाइम पर कैथी की लाइफ पूरी तरह से अनस्टेबल हो चुकी थी। उसके पास ना तो रहने के लिए कोई परमानेंट ठिकाना था और ना ही कोई वेल पेड जॉब। वो छोटी मोटी जॉब करके अपना गुजारा कर रही थी और साथ ही वो लड़का जिसके साथ कैथी प्रेग्नेंट हुई थी वो भी उसे छोड़कर जा चुका था। कैथी अब पूरी तरह से अकेली पड़ चुकी थी और अलेक्सिस के जन्म के बाद उसके दिमाग में कई सारे सवाल घूम रहे थे कि कैसे वो अकेले इस बच्ची को बड़ा करेगी और उसे एक अच्छी और बेहतर लाइफ दे पाएगी। उसे इस बात को लेकर डाउट था कि क्या वो एक अच्छी माँ बन भी पाएगी या नहीं। जिसके बाद अचानक से एक दिन कैथी की माँ उससे मिलने आती है। वो उससे कहती है कि तुम इस हालत में नहीं हो कि तुम इस बच्ची को संभाल पाओ और अगर मेरी मानो तो तुम्हें अलेक्सिस को अडॉप्शन के लिए दे देना चाहिए। वो भी छोटी है तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसे एक अच्छी फैमिली जरूर मिल जाएगी। कैथी अपनी मोम की बातों में आकर एक अडॉप्शन एजेंसी से बात करती है, जिसके बाद जब अलेक्सिस पूरे 9 महीने की थी तो उसे एक कपल द्वारा अडॉप्ट कर लिया जाता है। लेकिन उस कपल का नाम और उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन कैथी को नहीं बताई जाती, क्योंकि अब जबकि अलेक्सिस को अडॉप्ट कर लिया गया था तो कैथी का उस पर कोई भी हक नहीं था और ना ही वो अब कभी ऑन्ड्रिया से दोबारा मिल सकती थी। लेकिन इस सब के बावजूद कैथी को इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसकी बेटी अलेक्सिस को एक परिवार मिल चुका था, क्योंकि अडॉप्शन एजेंसी द्वारा उसे भरोसा दिलाया गया था कि तुम्हारी बेटी जिस फैमिली में जा रही है वहाँ उसका फ्यूचर काफी अच्छा होने वाला है। दरअसल अलेक्सिस को ब्रेंडा और डेनिस बोमेन नाम के एक कपल ने अडॉप्ट किया था। डेनिस यूएस नेवी में काम करता था और ब्रेंडा एक हाउसवाइफ थी और ये दोनों नॉरफॉक वर्जीनिया में रहते थे। ब्रेंडा और डेनिस काफी टाइम से बच्चे के लिए ट्राई कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे और फाइनली थक हार कर वो डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अपना चेकअप करवाएंगे ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर उन्हें बच्चे करने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जिसके बाद चेकअप करने पर उन्हें पता चलता है कि ब्रेंडा के यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है और उसके माँ बनने के चांसेस बहुत कम हैं और यही वजह थी कि उन्होंने अलेक्सिस को अडॉप्ट करने का सोचा था। अडॉप्शन के बाद अलेक्सिस का नाम बदलकर ऑन्ड्रिया मिशेल बोमेन रख दिया गया और वो दोनों ऑन्ड्रिया के आने से बहुत ज्यादा खुश थे। ऑन्ड्रिया ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा थी, एक ऐसी फैमिली के लिए जिनका कोई बच्चा नहीं हो रहा था। कुछ सालों के बाद डेनिस नेवी से रिटायर हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी फैमिली को लेकर वर्जीनिया से मिशिगन के एक छोटे से टाउन हैमिल्टन में रहने लग गया था। ब्रेंडा और डेनिस दोनों काफी ज्यादा रिलीजियस थे और वो हर संडे चर्च जाते जहाँ वो रिलीजियस लेक्चर दिया करते थे। देखते ही देखते कई साल बीत जाते हैं और अब ऑन्ड्रिया भी 13 साल की हो चुकी थी। वहीं ब्रेंडा और डेनिस एक और बच्चा चाह रहे थे और फिर वो हुआ जो इतने सालों से नहीं हो पा रहा था। फाइनली ब्रेंडा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और ईयर 1988 में वो अपनी बेटी वेनेसा को जन्म देती है। जब वेनेसा का जन्म हुआ तो ऑन्ड्रिया इससे बेहद खुश थी। वो पूरा दिन अपनी बहन के साथ खेलती रहती, उसे प्यार करती और वो उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वो भी हमेशा से एक छोटा भाई या बहन चाहती थी और वेनेसा के आने से उसकी लाइफ में ये कमी भी पूरी हो चुकी थी।
11 मार्च 1989 सुबह सुबह एंड्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार होती है और रोज की तरह उस दिन भी उसके फादर डेनिस उसे स्कूल छोड़ने गए और फिर बाद में वहीं उसे स्कूल से वापस घर लेकर भी आए थे। एंड्रिया सुबह से काफी शांत थी और वो घर में किसी से भी बात नहीं कर रही थी। उसे इस तरह देखकर ब्रेंडा को लगा कि हो सकता है कि उसके किसी फ्रेंड से उसका कोई झगड़ा हुआ है और इसीलिए वो थोड़ी उदास है। उस दिन ब्रेंडा की नाइट शिफ्ट थी और उसे ऑफिस जाना था। डेनिस अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर ब्रेंडा को ऑफिस छोड़ने के लिए निकल गया। पीछे घर पे एंड्रिया बिल्कुल अकेली थी और शाम के करीब 6:30 बजे जैसे ही डेनिस घर वापस पहुंचा तो उसने देखा कि घर का मेन डोर पहले से ही खुला हुआ है। जिसके बाद वो अपनी छोटी बेटी वेनेसा को एक काउच पे लिटाकर सीधा एंड्रिया के रूम में जाता है जहां उसे कोई भी नहीं दिखता। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि एंड्रिया की अलमीरा से उसके कुछ कपड़े गायब थे और घर में जितने भी पैसे रखे हुए थे वो पैसे भी गायब हो चुके थे। ये सब देखने के बाद डेनिस सीधा पुलिस को कॉल करके वहां आने के लिए कहता है। पुलिस बिना कोई देरी किए डेनिस बोमेन के घर पहुंच जाती है और सबको यही लग रहा था कि एंड्रिया घर छोड़कर कहीं चली गई है और उसी ने डेनिस के रूम में रखे हुए वो सारे पैसे उठाए थे। पुलिस डेनिस से पूछताछ करती है और वो पुलिस को बताता है कि दरअसल एक बार मैंने उसे नशे की दवाइयां लेते हुए देखा था। जिसके बाद मैंने और ब्रेंडा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश भी की थी लेकिन वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती थी। जब से वो हाई स्कूल में गई थी उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया था। वो हमसे बात बात पर झूठ बोलती, घर से चोरी करती और यहाँ तक कि वो ब्रेंडा से भी कई बार झगड़ा कर चुकी थी। जिसके बाद हम दोनों से काउंसलर के पास भी लेकर गए थे लेकिन उसका भी कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये सब जानने के बाद पुलिस उसे ढूंढने में लग जाती है और वहीं दूसरी ओर डेनिस और ब्रेंडा भी अपनी तरफ से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और फिर एक दिन पुलिस को पता चलता है कि एंड्रिया की जैसे दिखने वाली एक लड़की को हॉलैंड के ग्रोसरी स्टोर में देखा गया है। उसने अपना हुलिया पूरी तरह से चेंज कर लिया है ताकि उसे कोई पहचान न सके। ये पता चलते ही पुलिस उस ग्रोसरी स्टोर में भी जाती है और वहाँ के आसपास के इलाकों में उसे ढूंढना शुरू करती है बट अनफॉर्चुनेटली इस बार भी पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। इस सब से ये तो साफ हो चुका था कि एंड्रिया घर छोड़कर भाग गई है और शायद वो घर वापस नहीं आना चाहती। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ पर है, जिससे उसे ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। पुलिस और उसके पेरेंट्स द्वारा उसे कई महीनों तक ढूंढने की कोशिश करी जाती है लेकिन जब लाख कोशिशों के बाद भी उसका कुछ भी पता नहीं चलता तो पुलिस उसे ढूंढना बंद कर देती है और फिर धीरे धीरे ये केस पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। खैर, अब इस घटना को हुए कई साल बीत चुके थे और फिर ईयर 1999 में विस्कॉन्सिन के रसन काउंटी में एक जगह खेतों में एक अनजान औरत की बॉडी मिलती है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके साथ जबरदस्ती भी करी गई थी। कोई नहीं जानता था कि आखिर ये लड़की कौन है और कहां से है लेकिन ऑटोप्सी के बाद उसकी एज का अंदाजा जरूर हो गया था और उसकी एज 24 से 25 साल के बीच में थी। जिसके बाद डिटेक्टिव कार्ल जो इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए थे उन्हें एंड्रिया बोमेन के केस के बारे में पता चलता है जो कि एक शाम अपने घर से भाग गई थी। एंड्रिया जब घर से भागी थी तो वो 14 साल की थी और अब ईयर 1999 में उसकी एज भी इतनी ही होती जितनी उस लड़की की थी जिसकी बॉडी पुलिस को विस्कॉन्सिन के खेतों में पड़ी मिली थी। कार्ल को लग रहा था कि हो ना हो ये लड़की एंड्रिया है, जिसके बाद वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करता है और अब एक बार फिर से एंड्रिया बोमेन का केस ओपन हो चुका था। जिसके बाद अडॉप्शन एजेंसी द्वारा कैथी टरकैनियन जो कि एंड्रिया की असली माँ थी उसे एक लेटर सेंड किया जाता है जिसके थ्रू कैथी को पता चलता है कि उसकी बेटी 1989 से लापता है और कुछ ही दिन पहले पुलिस को एक बॉडी मिली है और उन्हें शक है कि ये बॉडी उसकी बेटी एंड्रिया बोमेन की है। इसीलिए पुलिस कैथी का डीएनए सैंपल चाहती थी ताकि ये पता किया जा सके कि वो बॉडी सच में एंड्रिया की है या नहीं। कैथी को जब इस बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से शॉक में थी। वो भी सच्चाई जानना चाहती थी और इसीलिए वो अपना डीएनए सैंपल देने के लिए मान जाती है। इसके 3 साल बाद डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है जिससे पता चलता है कि दरअसल वो बॉडी एंड्रिया बोमेन की नहीं थी। ये जानकर कैथी राहत की सांस लेती है और इससे उसे होप मिलती है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। जिसके बाद कैथी डिसाइड करती है कि एंड्रिया जहां भी होगी वो उसे ढूंढ निकालेगी। एंड्रिया को ढूंढने के लिए कैथी उसके नाम का एक फेसबुक पेज बनाती है। देखते ही देखते कई लोग उस पेज को फॉलो करने लग जाते हैं। एंड्रिया के स्कूल फ्रेंड्स और उसे जानने वाले कई सारे लोग कैथी से कांटेक्ट करते हैं जिनसे मिलकर कैथी को एंड्रिया और उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स के बारे में बहुत सारी बातें पता चलती हैं। कैथी सबसे पहले क्रेग और सू एंगविलर से मिलती है। ये दोनों बोमेन फैमिली को अच्छे से जानते थे क्योंकि ब्रेंडा क्रेग एंगविलर की कजन थी। यहाँ कैथी को पता चलता है कि जब भी डेनिस और ब्रेंडा एंड्रिया को लेकर उनके घर आते थे तो एंड्रिया काफी शांत रहती, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करती थी और ब्रेंडा अक्सर उसे छोटी छोटी बातों के लिए डांटती रहती।
उसे देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद कैथी मिशेल, जेनिफर और किम से मिलती है। ये तीनों ऑन्ड्रिया की स्कूल फ्रेंड्स थी, जिनसे कैथी को पता चलता है कि उसके अडॉप्टिव फादर डेनिस बोमन ने कई बार उनके सामने ही ऑन्ड्रिया के ऊपर हाथ तक उठाया था। और जब ये सब हो रहा होता था तो उसकी अडॉप्टिव मदर ब्रेंडा भी वहीं पर होती थी, लेकिन उसने कभी भी डेनिस को समझाने या फिर रोकने की कोशिश भी नहीं करी। एक बार ऑन्ड्रिया को स्कूल से घर लौटने में थोड़ी देर हो गई थी और इसी बात पे गुस्सा होकर डेनिस बोमन ने उसे खूब मारा था। इसके बाद उसने अपनी एक फ्रेंड जेनिफर को ये भी बताया था कि डेनिस रात को उसके रूम में आकर उसके साथ गलत काम करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शांत और डरी डरी रहने लग गई थी। ऑन्ड्रिया अपने फादर के डर से कई दिनों तक घर नहीं जाती और वो अपने दोस्तों के साथ उन्हीं के घर पे रहती, क्योंकि वो जितना हो सके डेनिस बोमन से दूर रहना चाह रही थी। उसने इस सब के बारे में ब्रेंडा को भी बताया था कि कैसे डेनिस उसके साथ गलत काम करता है, लेकिन ब्रेंडा की आंखों पर तो मानो पट्टी बंधी हुई थी और हमेशा की तरह उसने उसकी इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया था। ये सब जानने के बाद डिटेक्टिव कार्ल और कैथी डेनिस बोमन की हिस्ट्री खंगालते हैं और जो चीजें उनके सामने आती हैं उससे कैथी के पांव तले जमीन खिसक जाती है। 23 मई 1980 ये वो दिन था जब डेनिस ने हॉलैंड में एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी तरह वो लड़की डेनिस से बचकर भागने में कामयाब हो गई थी, जिसके बाद डेनिस को अरेस्ट कर लिया गया था और उसे एक टीनेज लड़की पे गन पॉइंट करने और गलत इंटेंशन के साथ उस पे अटैक करने के लिए उसे 5 साल की जेल हुई थी। इस वक्त ऑन्ड्रिया सिर्फ 6 साल की थी और ब्रेंडा जब भी जेल में डेनिस से मिलने जाती तो वो ऑन्ड्रिया को भी अपने साथ जेल के अंदर ले जाती थी। इसके बाद ईयर 1998 में डेनिस जबरदस्ती अपनी एक कोवर्कर के घर में घुस गया था और जब पुलिस द्वारा उसे अरेस्ट किया गया तो डेनिस के बैग से उन्हें एक औरत के अंडरगारमेंट्स, एक मास्क और एक शॉटगन भी बरामद हुई थी, जिसके बाद डेनिस को पूरे 1 साल तक जेल में रखा गया था। ये सब जानने के बाद कैथी को डेनिस बोमन पर शक होने लगता है और उसे लग रहा था कि हो ना हो ऑन्ड्रिया के गायब होने के पीछे जरूर डेनिस का ही हाथ है। 11 मई 2013 कैथी को मेटा मैक्लॉयड नाम की एक 30 साल की लड़की का मैसेज आता है। वो उसे बताती है कि दरअसल सितंबर 1989 में एक दिन जब वो अपनी दोस्त के घर जा रही थी और तभी एक रेड कलर का ट्रक उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। उसमें बैठा शख्स मेटा को बहला फुसला कर ट्रक में अपने साथ बैठा लेता है। उसके घर से थोड़ी दूर जाकर एक कैंपिंग एरिया के पास वो अपनी गाड़ी रोकता है और मेटा को अपने साथ जंगल की ओर ले जाता है। इससे पहले कि वो मेटा के साथ कुछ गलत कर पाता तभी उसे वहां आसपास के इलाके में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो आदमी डर के मारे मेटा को वहीं अकेला छोड़कर भाग गया था। जिसके बाद उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई थी। इतने सालों बाद जब मेटा को ऑन्ड्रिया के केस के बारे में पता चला तो उसने इस केस के बारे में और जानने की कोशिश की और तभी उसके सामने ऑन्ड्रिया के अडॉप्टिव फादर डेनिस बोमन की फोटो आती है। उस फोटो को देखकर उसे वो सब याद आ जाता है जो कई साल पहले उसके साथ हुआ था। मेटा का कहना था कि डेनिस बोमन ही वो इंसान था जो उस दिन जबरदस्ती उसे जंगल लेकर गया था। ये जानने के बाद कैथी को पूरा यकीन हो चुका था कि डेनिस ही वो इंसान है जिसकी वजह से ऑन्ड्रिया गायब हुई है। इसके बाद कैथी ने पूरे शहर में ऑन्ड्रिया के मिसिंग पोस्टर्स लगाना शुरू किए और साथ ही उसने इसके लिए बिलबोर्ड्स की भी हेल्प ली थी। अब कैथी ने डिसाइड कर लिया था कि वो डेनिस बोमन का जीना हराम कर देगी। वो उसे फेसबुक पे मैसेज कर रही थी, वो डेली उसे एक लेटर भेजती और दिन में कई दफा उसे कॉल करके कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम ही ने ऑन्ड्रिया को गायब किया है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने होगी और फिर तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद नवंबर 2019 में डेनिस बोमन को कैथलीन डॉयल नाम की एक 25 साल की लड़की को जान से मारने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया जाता है। खैर अब इस केस में एक नई कड़ी जुड़ चुकी थी और वो कड़ी थी कैथलीन डॉयल। 9 सितंबर 1980 नॉरफॉक वर्जीनिया में रहने वाली कैथलीन उस दिन घर पे अकेली थी। उसने शाम को अपनी एक फ्रेंड विवियन को कॉल करके अपने घर पे बुलाया। दोनों ने एक साथ डिनर किया और फिर रात के करीब 9:30 बजे विवियन अपने घर चली गई थी। अगले दिन विवियन कैथलीन को कई बार कॉल करती है, लेकिन वो उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी, जिसके बाद विवियन को थोड़ी चिंता होने लगती है और वो अपने पति को साथ लेकर कैथलीन का पता करने के लिए उसके घर जाती है। वो नोटिस करती है कि उसके घर का मेन डोर पहले से ही खुला हुआ था और ये चीज विवियन को थोड़ी अजीब लगती है। तो वो घर के अंदर जाती है और कैथलीन को आवाज लगाते हुए धीरे धीरे उसके रूम में एंटर करती है और तभी उसे वहाँ कैथलीन की बॉडी, जिसपे एक कपड़ा तक नहीं था, वो उसे जमीन के ऊपर पड़ी हुई मिलती है। जिसके बाद वहाँ पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस जल्दी से कैथलीन के घर पहुँचती है। कैथलीन के साथ जबरदस्ती हुई थी और उसका दम घोटकर उसकी जान ली गई थी। कैथलीन की बॉडी पर चोट के कई सारे निशान थे और उस पे चाकू से भी अटैक किया गया था।
पुलिस कैथलीन के मुजरिम को ढूंढने में लग जाती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका कुछ भी पता नहीं चलता और ये केस पूरे 40 सालों तक अनसॉल्व्ड रहता है। ईयर 2018 ऑफिसर जॉन स्मिथ को कैथलीन का केस सौंपा जाता है और जब वो इस केस की स्टडी कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल मुजरिम ने एक सबूत पीछे छोड़ रखा था और वो सबूत था कैथलीन की बेडशीट पे पड़ा हुआ सीमन फ्लूइड। पुलिस ने उस बेडशीट को संभाल के रखा था क्योंकि जब ये इंसिडेंट हुआ था तब डीएनए टेस्ट की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। इसके बाद बेडशीट को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और इस टेस्ट के बाद टोटल 31 नाम पुलिस के सामने आते हैं, जिनमें से एक नाम डेनिस बोमन का भी था। पुलिस उन सभी लोगों की क्राइम हिस्ट्री चेक करती है और उनमें से सिर्फ डेनिस बोमन ही वो इंसान था जिसके ऊपर पहले से ही कई चार्जेस लगे हुए थे और वो इसके लिए जेल भी जा चुका था। अब पुलिस को किसी भी हालत में डेनिस का डीएनए सैंपल चाहिए था ताकि टेस्ट करके ये पता किया जा सके कि वो सीमन फ्लूइड डेनिस का था या नहीं। दूसरी ओर कैथी से तंग आकर ब्रेंडा और डेनिस बोमन पुलिस स्टेशन जाकर उसकी कंप्लेंट लिखवाते हैं। पुलिस द्वारा उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करी जाती है और वो दोनों उस ड्रिंक को पीना शुरू कर देते हैं। एट द एंड पुलिस को जो चाहिए था वो अब उन्हें मिल चुका था और उस कप पे मौजूद डेनिस के फिंगरप्रिंट्स काफी थे जिससे डीएनए टेस्टिंग करी जा सकती थी। डीएनए टेस्ट के बाद अब ये साफ हो चुका था कि वो सीमन फ्लूइड डेनिस बोमन का ही था, जिसके बाद पुलिस बिना को देरी किए उसे उसके घर से अरेस्ट कर लेती है। पहले तो डेनिस इस बात को मानने से ही मना कर देता है कि उसका कैथलीन डॉयल केस में कोई हाथ है, लेकिन जब पुलिस द्वारा उसे थोड़ा प्रेशराइज किया जाता है तो वो मान जाता है और कहता है कि उस टाइम वो नेवी में काम करता था और उसे नॉर्फोक वर्जीनिया में अपॉइंट किया गया था। उस रात उसने बार में जाकर हद से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए थे तो उसे बार से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद वो चलते चलते घर के पास पहुंचा और वो चोरी करने के इरादे से घर में घुस गया। जैसे ही वो घर के एक बेडरूम में पहुंचा तो वहां लेटी हुई कैथलीन की आंख खुल जाती है। वो उसे देखकर जोर जोर से शोर मचाने लगती है और उसे चुप कराने के लिए डेनिस अपनी जेब में से एक चाकू निकालता है। ये देखकर कैथलीन पूरी तरह से डर गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो पूरी ताकत के साथ डेनिस का मुकाबला कर रही थी। इसी हाथापाई में गलती से वो चाकू डेनिस को लग गया, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने कई बार कैथलीन पे चाकू से वार किया। उसने उसके दोनों हाथों को रस्सी से बांधकर उसके साथ जबरदस्ती भी की और जब इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने उसका गला दबाकर उसकी जान ले ली। डेनिस का कहना था कि जब उसे वो चाकू लगा तो उसके ऊपर एक शैतान सवार हो गया था और उसके बाद जो भी हुआ वो दरअसल उसने नहीं बल्कि उसी शैतान ने उससे करवाया था। डेनिस की इस कहानी का अब कोई फायदा नहीं था, वो अब पकड़ा जा चुका था और उसने खुद इस बात को कन्फेस किया था कि उसी ने कैथलीन डॉयल को मारा है। वहीं दूसरी ओर ब्रेंडा इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है कि उसका पति एक कातिल है। ब्रेंडा ने आज तक डेनिस की हर गलती को माफ किया था और उसे लगता था कि उसका पति अब सुधर चुका है। कैथलीन डॉयल का केस तो सॉल्व हो चुका था, लेकिन ऑन्ड्रिया बोमन के बारे में पता चलना अभी भी बाकी था। इसके बाद उससे ऑन्ड्रिया के बारे में भी पूछताछ की जाती है, लेकिन वो कहता है कि ऑन्ड्रिया मेरी बेटी थी, मैं भला उसे क्यों मारूंगा, और जब वो घर से गई थी तो मैं खुद परेशान था, मैंने उसे कहां कहां नहीं ढूंढा। पुलिस समझ चुकी थी कि डेनिस इतनी आसानी से सच नहीं बताने वाला, इसलिए पुलिस उसकी वाइफ ब्रेंडा की हेल्प लेती है और जब ब्रेंडा खुद उससे इस बारे में पूछती है तो वो सब बताना शुरू करता है कि उस दिन जब वो ब्रेंडा को ऑफिस छोड़कर वापस घर पहुंचा था तो उसने ऑन्ड्रिया को अपने रूम से बाहर आते हुए देखा। ऑन्ड्रिया का कहना था कि वो घर छोड़कर जा रही है। इसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। जब वो उसकी बात नहीं मान रही थी तो उसने गुस्से में आकर उस पे हाथ उठा दिया, जिससे वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और सिर पे चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो चुकी थी। जिसके बाद उसने 2 दिनों तक उसकी बॉडी को घर के गोडाउन में छुपा कर रखा था। 2 दिन बाद मौका देखकर उसने उसकी बॉडी को एक बैरल में डाला और फिर उसे ग्रेवयार्ड में दफनाया था। खैर, आपको बता दूं कि उसकी ये कहानी भी झूठी थी। दरअसल उसने ऑन्ड्रिया को किसी ग्रेवयार्ड में नहीं दफनाया था, बल्कि उसने उसे मारने के बाद अपने घर के पीछे वाले आंगन में बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसे वहीं दफना दिया था। ये पता चलने के बाद पुलिस उस जगह को खोदना शुरू करती है और थोड़ी देर वहां खुदाई करने के बाद उन्हें एक बैरल के अंदर एक लड़की की हड्डियां मिलती हैं, जिसके बाद उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है और टेस्ट के बाद रिपोर्ट में ये साफ हो चुका था कि ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि ऑन्ड्रिया बोमन की ही थी। इस सब के बाद कोर्ट में डेनिस के अगेंस्ट ट्रायल शुरू होता है। उसे कैथलीन और ऑन्ड्रिया को जान से मारने के लिए साल 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और अब उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल में सलाखों के पीछे काटनी होगी। फाइनली इतने सालों के बाद कैथलीन और एंड्रिया को इंसाफ मिल चुका था और उनका गुनहगार अब जेल में अपने किए की सजा काट रहा है। खैर, जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है या इवन कोई बड़ा भी है जो एकदम शांत, अकेला और गुमसुम रहता है तो उसके इस बिहेवियर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना।
उससे एक बात जरूर पूछना कि क्या उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक है या नहीं। इसी के साथ ये केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।